बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। तो उम्मीद है कि बच्चों आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज के इस वीडियो में जो टॉपिक हम डिस्कस करने जा रहे हैं, टॉपिक का नाम है कोवलेंट सॉलिड्स। कोवलेंट सॉलिड्स को हम डिफ़ाइन करेंगे, इनकी टाइप्स के बारे में पढ़ेंगे, इनकी प्रॉपर्टीज़ के बारे में पढ़ेंगे और लास्ट में मोस्ट इम्पॉर्टेंट स्ट्रक्चर ऑफ डायमंड को हम डिस्कस करेंगे। मैं आपको बताऊंगा कि उसकी फेस सेंटर्ड क्यूबिक लेटिस को कैसे ड्रा करते हैं और उसके जो स्ट्रक्चर है डायमंड का उसको कैसे ड्रा करते हैं। अगर पेपर के ऊपर हमने उनको ड्रा करना हो तो किस तरीके से इजीली उनको ड्रा किया जा सकता है। तो कोवलेंट सॉलिड्स को हम डिफ़ाइन करते हैं सॉलिड्स इन विच एटम्स आर हेल्ड टुगेदर बाय कोवलेंट बॉन्ड। ब्रैकेट में मैंने लिखा हुआ है थ्रू आउट, यानी थ्रू आउट द लेटिस, पूरी लेटिस में, पूरे स्ट्रक्चर में जो एटम्स हैं, न्यूट्रल एटम्स, वो आपस में जुड़े हुए होते हैं थ्रू कोवलेंट बॉन्ड। यानी थ्रू आउट कोवलेंट बॉन्ड होता है। वो एटम्स सेम एलिमेंट के भी हो सकते हैं, डिफरेंट एलिमेंट के भी हो सकते हैं। एटम्स जब कोवलेंट बॉन्ड के थ्रू जुड़ के एक सॉलिड बनाते हैं तो उस सॉलिड को हम क्या कहते हैं, कोवलेंट सॉलिड्स। या इनके और भी नाम है, वो भी आपने याद रखने हैं। इनको एटॉमिक सॉलिड्स भी कहा जाता है, एटॉमिक सॉलिड्स, या इनको हम नेटवर्क सॉलिड्स भी कहते हैं, नेटवर्क सॉलिड्स। तो ये नाम भी यूज़ किए जाते हैं, इनको भी आपने जहन में रखना है। बेस्ड ऑन स्ट्रक्चर, स्ट्रक्चर की बेस के ऊपर ये जो कोवलेंट सॉलिड्स हैं ये दो तरह के होते हैं, जाइंट स्ट्रक्चर, 3D जाइंट स्ट्रक्चर और लेयर्ड स्ट्रक्चर सॉलिड भी हो सकते हैं। 3D जाइंट स्ट्रक्चर में डायमंड की एग्जांपल है सिलिकॉन कार्बाइड, एल्यूमिनियम नाइट्राइड। इसमें जो एटम्स हैं वो तीनों डायमेंशन में एक नेटवर्क की सूरत में फैलते जाते हैं, तो इसलिए इनको हम 3D जाइंट स्ट्रक्चर कहते हैं। बाज़ औक़ात हम डायमंड इनको मैक्रो मॉलिक्यूल्स भी कह देते हैं। लेयर्ड स्ट्रक्चर में क्या होता है कि एटम्स की लेयर्स बनी होती हैं, वो लेयर्स आपस में अटैच होती हैं वैन डर वाल फोर्सेस के थ्रू, तो इसीलिए इनको हम लेयर्ड स्ट्रक्चर कोवलेंट सॉलिड कह देते हैं। इनको हम जाइंट 3D स्ट्रक्चर कोवलेंट सॉलिड्स कह देते हैं। इसकी बेस्ट एग्जांपल कार्बन। कार्बन की दो एलोट्रॉपिक फॉर्म होती हैं। कार्बन डायमंड की फॉर्म में, डायमंड की फॉर्म में ये जाइंट स्ट्रक्चर या जाइंट मॉलिक्यूल के तौर पे एग्जिस्ट करता है, और ग्रेफाइट की फॉर्म में जो कार्बन है वो लेयर्स की फॉर्म में, लेयर्ड कोवलेंट सॉलिड की फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। डायमंड की फॉर्म में इस तरह से एक नेटवर्क सा बनता जाता है कार्बन एटम का 3 डायमेंशंस में, और वो नेटवर्क फैलता जाता है तीनों डायमेंशंस के अंदर। इसीलिए इसको हम नेटवर्क सॉलिड्स भी कहते हैं, लाइक दिस। इस तरह से ये नेटवर्क बनता जाएगा और ये नेटवर्क तीनों डायमेंशंस में इस तरह फैलता जाता है, इसलिए इनको नेटवर्क सॉलिड्स भी कहा जाता है। जबकि ग्रेफाइट में कार्बन एटम की लेयर्स होती हैं। एग्जैक्ट इस तरह का स्ट्रक्चर तो नहीं होता, लेकिन इसको मैं आपको समझाने के लिए लाइक दिस, इस तरह से कार्बन एटम आपस में अटैच होते हैं। एक लेयर ये हो गई, इसके नीचे मैं सेकंड लेयर ड्रा कर देता हूँ। ये सेकंड लेयर, इस तरह से सेकंड लेयर, इस सेकंड लेयर के नीचे फिर थर्ड लेयर भी होगी, लाइक दिस। ये थर्ड लेयर, ये लेयर्स आपस में अटैच होती हैं वैन डर वाल फोर्सेस के थ्रू। इस तरह वैन डर वाल फोर्सेस को हम डॉटेड लाइन से शो कर देते हैं। तो ये डिफरेंट लेयर्स हैं जो आपस में अटैच होती हैं वैन डर वाल फोर्सेस के थ्रू। ये कार्बन एटम्स इस तरीके से आपस में, यहाँ पे कार्बन एटम है, यहाँ पे कार्बन एटम, फिर यहाँ पे ये कार्बन एटम, ये कार्बन एटम, ये कार्बन एटम। इस तरह से आप कार्बन एटम को शो भी कर सकते हो डिफरेंट लेयर्स पर। तो इसीलिए इनको हम लेयर्ड सॉलिड्स कहते हैं, लेयर्ड कोवलेंट सॉलिड कहा जाता है। अगर हम इनकी प्रॉपर्टीज़ की बात करें, कोवलेंट सॉलिड की प्रॉपर्टीज़ की, तो सबसे जो पहली प्रॉपर्टी है वो हम बात करते हैं इनकी हार्डनेस की। हार्डनेस, चूँकि कोवलेंट बॉन्ड थ्रू आउट एग्जिस्ट करता है इसलिए काफ़ी हार्ड होते हैं। जैसे कि हमें पता है कि डायमंड जो है वो ज़मीन पर पाई जाने वाली हार्डेस्ट सबस्टांस है, तो कोवलेंट बॉन्ड की वजह से इनकी जो हार्डनेस है लाइक आयनिक सॉलिड्स वो काफ़ी ज़्यादा होती है। डेंसिटी की अगर बात करें तो डेंसिटी भी क्लोज पैकिंग की वजह से काफ़ी ज़्यादा होती है, ज़्यादा डेंस होते हैं।
अगर हार्डनेस ज़्यादा होगी, डेंसिटी ज़्यादा होगी, कोवलेंट बॉन्ड की स्ट्रेंथ भी बहुत ज़्यादा होती है, तो मेल्टिंग पॉइंट भी ज़्यादा होगा और बॉइलिंग पॉइंट भी ज़्यादा होगा। तो ये सारी प्रॉपर्टीज़ इन सॉलिड में, हार्डनेस बहुत हार्ड होते हैं, डेंसिटी काफ़ी ज़्यादा होती है, मेल्टिंग पॉइंट ज़्यादा होता है, बॉइलिंग पॉइंट भी इनका काफ़ी ज़्यादा होता है। अगर हम स्ट्रक्चर की बात करें तो स्ट्रक्चर हम कहते हैं इनका ओपन स्ट्रक्चर है। ओपन स्ट्रक्चर किसके मुकाबले में? एज कंपेयर टू आयनिक सॉलिड्स। आयनिक सॉलिड्स के मुकाबले में, मैंने आपको जब आयनिक सॉलिड्स पढ़ाया था वहाँ पे मैंने बताया था कि जो आयनिक बॉन्ड होता है वो नॉन डायरेक्शनल होता है। आयनिक बॉन्ड इज नॉन डायरेक्शनल। आयनिक बॉन्ड के बनने की कोई डायरेक्शन नहीं होती, जिस भी साइड से ऑपोजिट आयन आ गया अट्रैक्शन होगी, अट्रैक्शन शो होगी, वो बॉन्ड बन जाएगा। लेकिन जो कोवलेंट बॉन्ड होता है वो डायरेक्शनल होता है। कोवलेंट बॉन्ड कैसे बनता है? ऑर्बिटल्स की ओवरलैप से। फॉर एग्जाम्पल px ऑर्बिटल होता है, py ऑर्बिटल होता है, pz ऑर्बिटल होता है। अब ये x, y और z डायरेक्शन को शो करते हैं कि ये x एक्सिस के अलॉन्ग है, ये y एक्सिस के अलॉन्ग और z एक्सिस के अलॉन्ग। चूँकि ऑर्बिटल्स ने आपस में मिलना है, आपस में ओवरलैप करना है, उनकी ओवरलैप से कोवलेंट बॉन्ड बनना है। चूँकि ये ऑर्बिटल डायरेक्शनल है तो इनसे बनने वाला जो कोवलेंट बॉन्ड होगा वो भी डायरेक्शनल होगा। उस डायरेक्शनल नेचर की वजह से हम कहते हैं कि जो कोवलेंट सॉलिड्स होते हैं उनका ओपन स्ट्रक्चर होता है एज कंपेयर टू आयनिक सॉलिड्स, आयनिक सॉलिड्स के मुकाबले में। तो ओपन स्ट्रक्चर की रीज़न क्या है? क्योंकि कोवलेंट सॉलिड्स के अंदर कौन सा बॉन्ड एग्जिस्ट करता है? कोवलेंट बॉन्ड, और कोवलेंट बॉन्ड डायरेक्शनल होता है। कोवलेंट बॉन्ड इज डायरेक्शनल। क्योंकि ऑर्बिटल्स डायरेक्शनल होते हैं इसलिए बनने वाला कोवलेंट बॉन्ड भी क्या होगा? डायरेक्शनल होगा। क्योंकि कोवलेंट बॉन्ड की खास सिमत होगी, बनने की खास डायरेक्शन होगी, तो दरमियान में डिस्टेंस ज़्यादा होता है, इसलिए हम कहते हैं कि कोवलेंट सॉलिड जो है वो क्या होते हैं? ओपन स्ट्रक्चर होते हैं। सॉल्युबिलिटी की अगर हम बात करें तो ये सॉल्युबल नहीं होते, क्योंकि इनके दरमियान कोवलेंट बॉन्ड होता है, वाटर में सॉल्युबल नहीं होते। ये कोवलेंट सॉलिड्स जो होते हैं इनसॉल्युबल इन वाटर होते हैं, लेकिन नॉन पोलर सॉल्वेंट्स के अंदर ये सॉल्युबल हो सकते हैं। इनसॉल्युबल इन वाटर, इनसॉल्युबल इन वाटर ड्यू टू कोवलेंट नेचर, कोवलेंट नेचर की वजह से। सॉल्युबल इन नॉन पोलर सॉल्वेंट्स, सॉल्युबल इन नॉन पोलर सॉल्वेंट्स लाइक बेंजीन, कार्बन टेट्राक्लोराइड, इनके अंदर ये हल हो जाते हैं। लेकिन ये वाले जो है, जो जाइंट सॉलिड्स होते हैं, जाइंट कोवलेंट सॉलिड्स, वो किसी भी सॉल्वेंट में हल नहीं होते, क्योंकि वो सॉल्वेंट के लिए अट्रैक्शन ही शो नहीं करते। जब तक सॉल्वेंट के लिए अट्रैक्शन शो नहीं होगी तब तक वो सॉल्वेंट के अंदर वो सॉल्यूट हल नहीं होगा। तो ये जो 3D वाले होते हैं, जाइंट स्ट्रक्चर वाले होते हैं, ये स्पेशली किसी भी सॉल्वेंट के अंदर सॉल्युबल नहीं होते। कंडक्शन की अगर बात की जाए तो ये नॉन कंडक्टर होते हैं यूजली, क्योंकि इनके अंदर फ्री आयंस या फ्री इलेक्ट्रॉन्स मौजूद नहीं होते, तो ये नॉन कंडक्टर होते हैं, नॉन कंडक्टर। लेकिन ग्रेफाइट की अगर हम एग्जांपल लें तो ग्रेफाइट एक ऐसा स्पेसिफिक सॉलिड है जिसमें से करंट पास ऑन हो सकता है, क्योंकि इसमें फ्री इलेक्ट्रॉन भी होते हैं और उन इलेक्ट्रॉन्स के गुजरने के लिए रास्ता भी होता है। फ्री इलेक्ट्रॉन्स इन लेयर्स के दरमियान मौजूद होते हैं, या इनको डीलोकलाइज्ड इलेक्ट्रॉन भी कहा जाता है। ऐसे इलेक्ट्रॉन्स जो थोड़ा सा पुश मिलने पर, थोड़ी सी फोर्स मिलने पर भागना शुरू कर दें, मूव करना शुरू कर दें, तो उनको हम फ्री इलेक्ट्रॉन्स या डीलोकलाइज्ड इलेक्ट्रॉन्स कहते हैं। जैसे इन इलेक्ट्रॉन्स को पुश मिलता है, पुश क्या है? पोटेंशियल डिफरेंस। जैसे इनको पुश मिलता है तो ये लेयर्स के दरमियान में से लेयर्स के पैरेलल इजीली मूव कर सकते हैं, क्योंकि इस डायरेक्शन में रास्ता मौजूद होता है। इस डायरेक्शन में फ़्लो नहीं करते, इस डायरेक्शन में करंट का फ़्लो नहीं होगा, क्योंकि इस डायरेक्शन में इलेक्ट्रॉन की मूवमेंट नहीं हो सकती। लेकिन लेयर्स के पैरेलल जो है ये करंट फ़्लो कर सकता है, इलेक्ट्रॉन्स फ़्लो कर सकते हैं, फ्री इलेक्ट्रॉन्स भी हैं, और फ्री इलेक्ट्रॉन्स के फ़्लो के लिए रास्ता भी है। तो इसीलिए हम कहते हैं कि जो कंडक्शन है, इलेक्ट्रिकल कंडक्शन, वो एनाइसोट्रॉपिक प्रॉपर्टी है, क्योंकि वो डायरेक्शन के ऊपर डिपेंड करती है। ये एनाइसोट्रॉपिक प्रॉपर्टीज़ हम लास्ट में पढ़ भी चुके हैं क्या होती हैं। चलिए अब हम मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो चीज़ है उसकी बात कर लेते हैं, स्ट्रक्चर ऑफ डायमंड। स्ट्रक्चर
ऑफ डायमंड। ये तो हमें पता है कि जो कोवलेंट सॉलिड है ये क्रिस्टलाइन होते हैं, क्योंकि इनमें जो पार्टिकल्स की अरेंजमेंट है वो ऑर्डर के अंदर होती है, तरतीब के अंदर होती है, तो इसलिए इनको हम क्रिस्टलाइन सॉलिड्स कहते हैं। अब डायमंड का स्ट्रक्चर कैसा होता है? डायमंड कार्बन की एलोट्रॉपिक फॉर्म है। बहुत से कार्बन एटम्स आपस में मिलते जाते हैं, आपस में कोवलेंट बॉन्ड के थ्रू मिलते हैं तीनों डायमेंशंस में, तो पूरी एक डायमंड की लेटेस्ट फॉर्म होती है। डायमंड के अंदर हर कार्बन एटम की sp3 हाइब्रिडाइजेशन होती है। ईच कार्बन इज sp3 हाइब्रिडाइज्ड। अब हाइब्रिडाइजेशन जो है ये टॉपिक 6th चैप्टर के अंदर डिटेल से आएगा। यहाँ पे मैं फिर भी आपको समझाने की थोड़ी सी कोशिश करता हूँ कि हाइब्रिडाइजेशन क्या होती है। अगर आपने पढ़ रखा है तो आपको आसानी से समझ में आ जाएगा। कार्बन की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन होती है 1s2, 2s2 2 इलेक्ट्रॉन, 2px1 इसमें एक इलेक्ट्रॉन, 2py1 इसमें एक इलेक्ट्रॉन और 2pz0 इसमें कोई इलेक्ट्रॉन नहीं होता। इसको हम कहते हैं ग्राउंड स्टेट कन्फिग्रेशन या लो एनर्जी स्टेट भी इसको कह दिया जाता है। पहले कार्बन ग्राउंड स्टेट से आता है एक्साइटेड स्टेट में। एक्साइटेड स्टेट में क्या होगा? यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन जंप करेगा, जंप करके वो इस वेकेंट 2pz ऑर्बिटल में आ जाएगा। उस स्टेट को हम एक्साइटेड स्टेट या हाई एनर्जी स्टेट भी कह देते हैं, क्योंकि इलेक्ट्रॉन लो एनर्जी ऑर्बिटल से जाता है हाई एनर्जी ऑर्बिटल में जंप करके, तो इसको एक्साइटेड स्टेट कह दिया जाता है। एक्साइटेशन का मतलब भी ये होता है कि इलेक्ट्रॉन एनर्जी एब्जॉर्ब करके किसी हायर ऑर्बिटल में चला जाए। तो ये वाला वैसे ही रहेगा 1s2, क्योंकि इसने बॉन्डिंग में हिस्सा नहीं लेना, इसको ऐसे ही साथ लिखते जाना है। 2s1 हो जाएगा, 2px1 हो जाएगा, 2py1 हो जाएगा और 2pz1 हो जाएगा। ये 4 ऑर्बिटल्स जो हैं आउटर ऑर्बिटल्स, ये आपस में मिक्स होंगे, आपस में ओवरलैप करेंगे। इनकी मिक्सिंग को ही, इनके आपस में मिलने को ही हम हाइब्रिडाइजेशन कहते हैं। एक s ऑर्बिटल है ये वाला और ये 3 p ऑर्बिटल है, इसीलिए हम इसको sp3 कहते हैं। 1s एंड 3 p ऑर्बिटल्स जब ये मिलेंगे इनको हम कहते हैं एटॉमिक ऑर्बिटल्स। एटॉमिक ऑर्बिटल्स जब ये मिलेंगे तो ये अपनी आइडेंटिटी को ख़त्म कर देंगे, ये ख़त्म हो जाएंगे, नए ऑर्बिटल बनेंगे, उनको हम कहेंगे हाइब्रिड ऑर्बिटल्स। तो उसको हम ऐसे लिखेंगे 1s2, ये ऐसे चलता आएगा, ये भी sp3 में कन्वर्ट हो जाएगा, ये वाला ऑर्बिटल भी sp3 में कन्वर्ट हो जाएगा, ये वाला ऑर्बिटल भी sp3 में कन्वर्ट हो जाएगा और ये वाला भी। ये 4 नए ऑर्बिटल बन जाएंगे। इन ऑर्बिटल्स को हम कहते हैं हाइब्रिड ऑर्बिटल्स। हाइब्रिड ऑर्बिटल्स, और इसी प्रोसेस को नाम दिया जाता है हाइब्रिडाइजेशन का। एटॉमिक ऑर्बिटल्स मिक्स होते हैं, अपनी आइडेंटिटी को लूज़ कर देते हैं, ख़त्म हो जाते हैं, उनकी जगह पे नए ऑर्बिटल बनते हैं। उन ऑर्बिटल्स को हाइब्रिड ऑर्बिटल्स कहते हैं और इस प्रोसेस को क्या कहा जाता है? हाइब्रिडाइजेशन। और डायमंड में हर कार्बन एटम की sp3 हाइब्रिडाइजेशन होती है, जितने भी कार्बन एटम होते हैं थ्रू आउट द स्ट्रक्चर। सपोज ये कार्बन एटम है, ये इसकी sp3 हाइब्रिडाइजेशन है, तो इसके पास 4 ये हाइब्रिड ऑर्बिटल होंगे। अब इनको एटॉमिक ऑर्बिटल नहीं कहेंगे, इनको क्या कहेंगे? हाइब्रिड ऑर्बिटल। और ये हाइब्रिड ऑर्बिटल हम इसको सिंपल लाइनों की मदद से शो कर देते हैं। ये एक हाइब्रिड ऑर्बिटल हो गया, दूसरा हाइब्रिड ऑर्बिटल, तीसरा हाइब्रिड ऑर्बिटल और ये चौथा हाइब्रिड ऑर्बिटल। इस ज्योमेट्री को हम कहते हैं टेट्राहेड्रल। हम कहते हैं कि जो हाइब्रिड ऑर्बिटल हैं वो खुद को कार्बन के इर्द गिर्द टेट्राहेड्रल वे में अरेंज करते हैं। ये मैंने एक कार्बन की सिचुएशन बताई है, ये एक यूनिट सेल है। इस तरह के बहुत से कार्बन आपस में अटैच होंगे तो पूरी डायमंड की लेटेस्ट बनेगी। तो ये एक यूनिट सेल है। इस तरह के तमाम कार्बन आइटम्स की यही सिचुएशन होगी। इसका जो ये एंगल होता है ये होता है 109.5। और जो बॉन्ड लेंथ कहते हैं कि ये एक कार्बन एटम है, ये दूसरा कार्बन है, इनके न्यूक्लियस के दरमियान जो डिस्टेंस होता है उसको बॉन्ड लेंथ कहते हैं। और बॉन्ड लेंथ होती है डायमंड के अंदर 154 पाइकोमीटर। ये वैल्यूज़ याद रखनी है। एंगल कितना होता है? 109.5। बॉन्ड लेंथ कितनी होती है? 154 पाइकोमीटर। और ज्योमेट्री क्या है? टेट्राहेड्रल। हर कार्बन एटम की हाइब्रिडाइजेशन क्या है? sp3। ये एक ही मैंने शो कर दी। इस तरह से इसके साथ मज़ीद कार्बन अटैच होंगे।
अगेन इन कार्बन्स की हाइब्रिडाइजेशन भी क्या होगी, sp3 होगी। इनके मजीद 4 ऑर्बिटल्स होंगे, वो इस तरह से ये स्ट्रक्चर जो है वो एक्सटेंड करता जाएगा और पूरी एक लेटेस बनेगी। अब पहले मैं आपको ये बताता हूँ कि इसका हम फेस सेंटर्ड क्यूब, जो फेस सेंटर्ड क्यूबिक लेटेस है उसे कैसे ड्रा करते हैं, फिर जो स्ट्रक्चर ऑफ डायमंड है उसे पेपर के ऊपर कैसे ड्रा किया जाता है। तो फेस सेंटर्ड क्यूबिक लेटेस को ड्रा करने के लिए पहले आपने एक क्यूब बना लेना है। जिस भी तरीके से आप क्यूब बनाते हैं उस तरीके से आपने क्यूब को ड्रा कर लेना है, ठीक है। इस तरह से फेस सेंटर्ड क्यूबिक लेटेस। तो एक आपने एक अदद क्यूब को ड्रा कर लेना है लाइक दिस। क्यूब ड्रा करने के बाद आपने हर कॉर्नर के ऊपर एक कार्बन एटम को बिठा देना है, हर कॉर्नर के ऊपर। यहाँ पर एक कार्बन एटम, ठीक है, हर कॉर्नर पर यहाँ पर एक कार्बन एटम। फिर ये वाला कॉर्नर पकड़ लो, यहाँ पे कार्बन एटम, और ये चौथा कॉर्नर ये कार्बन एटम। ये 4 ऊपर वाले कॉर्नर हो गए और 4 नीचे वाले। एक यहाँ पे कार्बन एटम, 2 यहाँ पे कार्बन एटम, ये 3 यहाँ पे कार्बन एटम, और ये 4 यहाँ पे। हर कॉर्नर के ऊपर एक कार्बन एटम को आपने लगा देना है। फिर उसके बाद आपने, चूँकि फेस सेंटर्ड क्यूबिक लेटेस होती है, हर फेस के सेंटर में एक कार्बन एटम आएगा। टोटल 6 फेजेस होते हैं। तो चूँकि हम बोर्ड पे बना रहे हैं, यहाँ से सीधी लाइन लेके आनी है। यहाँ पे एक कार्बन एटम बना दो, इसको मैं ब्लैक से बना देता हूँ। फिर यहाँ से लाइन लेके जाओ यहाँ तक, यहाँ पे एक कार्बन एटम बना दो यहाँ पे। फिर लाइन नीचे लेके आओ, यहाँ पे एक कार्बन एटम बना दो। इस तरह से एक हेक्सागोनल सी आपने स्ट्रक्चर बनानी है। यहाँ पे एक कार्बन एटम बना दो, फिर यहाँ पे लेके आओ, यहाँ पे एक कार्बन एटम, ठीक है, यहाँ पे लेके आओ, यहाँ पे एक कार्बन एटम, और इसको इसके साथ मिला दो। इस तरह से अगर आप करोगे तो ये तकरीबन हर फेस के सेंटर में एक कार्बन एटम शो हो जाएगा, क्योंकि हमने फेस सेंटर्ड लेटेस बनानी होती है। 2-3 आपने इसमें और एटम्स का एडिशन करना है। तो यहाँ पे 2 एटम्स, एक यहाँ पे एटम लगा दो, ठीक है, एक यहाँ पे एटम लगा दो, और इसको इसके साथ मिला दो ऐसे, और एक एटम यहाँ पे शो कर दो। जैसे आपकी बुक पे बनाया हुआ है वैसे मैंने आपको समझा दिया। तो इस तरह से हम डायमंड की कौन सी लेटेस ड्रा कर सकते हैं, FCC फेस सेंटर्ड क्यूबिक लेटेस को ड्रा किया जा सकता है। तो पेपर पे अगर आपकी प्रैक्टिस होगी, आप पेपर में अगर क्वेश्चन आता है इसको बनाओगे तो ये 1 मिनट से भी शायद कम टाइम लगेगा, आप इजीली इसको जो है वो बना सकते हो। अब मैं आपको बताता हूँ कि डायमंड का स्ट्रक्चर हम कैसे ड्रा करते हैं। जो आपकी बुक पे बनाया भी हुआ है उसको ड्रा करने का तरीका बहुत आसान है, इजीली आप बना सकते हो। यहाँ से शुरू करो, कार्बन एटम एक बनाओ, डिफरेंट कलर से बना लो, ठीक है, मैं रेड कलर से बना रहा हूँ। इसके साथ 4 मज़ीद कार्बन अटैच करो टेट्राहेड्रल वे में, 1 2 3, और ये इस साइड को ले जाओ 4। ये 4 कार्बन एटम हमने अटैच कर दिए इसके साथ, रेड वाले के साथ। अब जो ब्लैक वाले हैं इनसे नीचे की तरफ लाइंस लेके जाओ ऐसे। जो ब्लैक वाले कार्बन है उनसे नीचे की तरफ, ये जो नीचे की तरफ लाइंस आ रही हैं इनके साथ जो कार्बन अटैच करने हैं उनको डिफरेंट कलर से करो। मैं रेड से कर रहा हूँ, आप किसी भी कलर से इसको। यहाँ पे एक कार्बन, ठीक है, फिर ये सेकंड कार्बन, और ये थर्ड कार्बन। अब ये जो रेड वाले कार्बन है अगेन इनके साथ हमने टेट्राहेड्रल को कंप्लीट करना है, जैसे यहाँ पे किया था। एक एक बॉन्ड तो पहले ही बना हुआ है, 3-3 और बनाएंगे, तो उनको ब्लैक के साथ बनाओ। ये इसका सेकंड बॉन्ड हो गया, फर्स्ट पहले बना हुआ है, सेकंड, ये इसका थर्ड बॉन्ड हो गया, और फोर्थ इसी डायरेक्शन में जाएगा जिस डायरेक्शन में हमने पहले का बनाया था, ये वाला। ये हो गया कंप्लीट। अब इस पे आ जाओ, इस कार्बन पे फर्स्ट बना हुआ है, ये सेकंड, ये थर्ड बॉन्ड, थर्ड कार्बन, और फोर्थ इसी डायरेक्शन में लाइक दिस, ठीक है, समझ में आ गया। अब इसको कंप्लीट करो, सेकंड बॉन्ड, थर्ड बॉन्ड, और फोर्थ इसी डायरेक्शन में जाएगा लाइक दिस। कंप्लीट हो गई है। अब फिर ब्लैक वालों से लाइन नीचे की तरफ ले आओ, 1 2 and 3 4 5
एंड 6 लाइक दिस। अब जो नीचे को लाइनें आ रही हैं इन लाइंस पर अगेन डिफरेंट कलर से, रेड कलर से शो कर देते हैं। इन कार्बन्स को हम डिफरेंट कलर से शो करेंगे, ठीक है। रेड कलर 3, ये 4, चौथा कार्बन, ये 5वां कार्बन और ये 6ठा कार्बन। अब इनके ऊपर फिर टेट्राहेड्रल को कंप्लीट कर दो जैसे हमने ऊपर किया। यहाँ से शुरू करो, एक बॉन्ड बना हुआ है, ये इसका सेकंड बॉन्ड, ये इसका थर्ड बॉन्ड और फोर्थ बॉन्ड इसी डायरेक्शन में जाएगा लाइक दिस। इसका ये सेकंड बॉन्ड, थर्ड बॉन्ड, ठीक है, ये थर्ड बॉन्ड और फोर्थ इसी डायरेक्शन में जाएगा लाइक दिस। ये इसका सेकंड बॉन्ड, ये थर्ड और फोर्थ इसी डायरेक्शन में जाएगा लाइक दिस। ये कंप्लीट हो गया। अब इन पे आ जाओ, ये इसका सेकंड बॉन्ड, ये थर्ड और फोर्थ इस डायरेक्शन में जाएगा। सेकंड बॉन्ड, ये थर्ड फोर्थ इस डायरेक्शन में जाएगा। सेकंड बॉन्ड, थर्ड और फोर्थ इस डायरेक्शन में जाएगा। ले जी, इस तरह से आप इजीली स्ट्रक्चर ऑफ डायमंड को पेपर के ऊपर ड्रा कर सकते हैं। मुझको तो कुछ ज़्यादा टाइम लगे आपको समझाना था, लेकिन अगर आप इसकी प्रैक्टिस करोगे तो आप बहुत जल्दी 1-2 मिनट के अंदर अंदर इन दोनों को इजीली पेपर के ऊपर ड्रा कर सकते हो। तो उम्मीद है कि आपको ये डिस्कशन पसंद आई होगी। अगर आपको ये डिस्कशंस हेल्पफुल लगती हैं तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, उनको बताएं ताकि वो भी यहाँ से हेल्प ले सकें। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।